हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट फॉर iOS डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूं फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन में अंदर हमने जाना कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और क्या कंट्रीब्यूशन है एप्पल के iOS डेवलपमेंट के अंदर उसके। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि iOS स्विफ्ट के अंदर हम वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं, हम उन डेटा टाइप्स को किस तरह से स्विफ्ट में लिखने के बाद प्रिंट करवा सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आप विद ईज़ इन्हें वॉच करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा होता हूँ इन वीडियोज़, तो वो तमाम चीज़ें मैं अपने ब्लॉग फ़ाहद हुसैन CS blogspot.com पे दे देता हूँ, जहाँ से आप विद ईज़ डाउनलोड करके उसे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने एक्सकोड को इंस्टॉल किया और उस पर काम किया तो इस वक्त प्रीवियस सेशन पर जिस पर हमने काम किया था वो swift_फ़ाहद हुसैन CS के नाम से था जो यहाँ पर सेव है। तो इसको हमें एक्सेस करना है, लिहाजा मैं एक्सकोड को डबल क्लिक करके पहले ओपन करूँगा और उसके बाद हमें राइट हैंड साइड पे ही टॉप पर लिखा हुआ मिल रहा है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा तो आप देखेंगे कि जो हेलो वर्ल्ड का इसमें साइन लिखा हुआ तो अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा पहले मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा और अब हम यहाँ से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो मुख्तलिफ तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहले वाले तरीके को हम वार कीवर्ड के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वार लिखा, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल A, और A लिखने के बाद इक्वल साइन, उसके बाद वाइड स्पेस और उसके बाद मैंने वैल्यू लिखी और उसके बाद एंटर प्रेस किया। प्रिंट यहाँ पर एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप किसी भी वैल्यूज़ को, स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। लिहाजा मैंने A लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को बगौर देखो तो इक्वल साइन से पहले भी स्पेस है और इक्वल साइन के बाद भी स्पेस है। और ये स्विफ्ट की एक ब्यूटी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि यहाँ पर जब भी आप कोई वैल्यू किसी चीज़ को असाइन करते हैं तो पहले और बाद दोनों जगह एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, वगरना ये आपको एरर शो करेगा। लेट्स सी, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बेस पर देखूँगा कि हमारी एप्लीकेशन इसके आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। लिहाजा मैंने रन किया। रन करने के बाद हम नीचे देखेंगे अपने बिल्ड सक्सीड के बाद कि यहाँ पर हमारी वैल्यू 12 प्रिंट हो रही है या नहीं, एंड हियर इट इज़। अब मैं इस एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जो कि 12 से पहले थी, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो टाइप ऑफ एरर है वो क्या आ रहा है। तो मैंने रन पे दोबारा क्लिक किया और आप यहाँ देख रहे हैं कि मस्ट हैव कंसिस्टेंट वाइड स्पेस ऑन बोथ साइड, विच मीन हमें वाइड स्पेस दोनों जगह ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आ गई कि स्विफ्ट के अंदर वार का कीवर्ड एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इक्वल साइन से पहले और बाद एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जिस लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इस वेरिएबल स्टेट के मुताबिक कि ये जब कंपाइल होता है तो उसे पता चलता है कि A के अंदर इंटीजर वैल्यू मौजूद है या फिर फ्लोट वैल्यू मौजूद है। दूसरी बात ये कि वेरिएबल की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, यानी एक दफ़ा जब मैंने A की वैल्यू 12 लिखी है तो मैं किसी दूसरे लाइन पर आकर A की वैल्यू को रीअसाइन करने के बाद भी उसे प्रिंट करवा सकता हूँ, एज लाइक दिस। तो मैंने इसी लाइन को दोबारा यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने नीचे लाइन पे पेस्ट कर दिया। इट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर आप अपने वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो मैंने अपने वेरिएबल को चेंज किया और उसके बाद हम उसे दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो हमारे लेट कीवर्ड के साथ है। उस लेट कीवर्ड का मतलब ये है कि आप अपने वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाह रहे होते हैं। तो पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो मैंने रन पे क्लिक किया है और अब आप देखेंगे कि 12 और 13 दोनों प्रिंट हो रहा है। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि वो लेट कीवर्ड के साथ है और बेसिक डिफरेंस ही लेट और वार में ये है कि लेट के अंदर लिखे जाने वाले किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यू कांस्टेंट बिहेव करती है, वी कैन नॉट चेंज एट एनी स्टेज। तो B = 14 और उसके बाद मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। तो एज़ यूजुअल ये प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं उन्हीं स्टेट को फॉलो करूं जो यहाँ पर A के लिए किया गया है तो ये मुझे एरर शो करेगा। कैसे, देखते हैं। तो पहले तो मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसे रिप्लेस करूँगा। ये ऑनलाइन ID है
अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो a इक्वल टू b इक्वल 15 और उसके बाद हमने इसे प्रिंट करवा देना है। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लेट्स सी द एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू b इज लेट कॉन्स्टेंट। तो अब हम b को दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी कि लेट और var में क्या डिफरेंस है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की, और लूजली टाइप से क्या मुराद है। तीसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो रिस्ट्रिक्शन आती है, यानी मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू इंटीजर ही हो, ताकि इन फ्यूचर जब हम लॉजिकल वे में उसका काम ले रहे हैं उससे, तो यूज़र को रिस्ट्रिक्शन हो कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही इंटर की जा सकती है। लिहाजा तीसरा तरीका स्विफ्ट हमें प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम var या let दोनों के साथ वेरिएबल का डेटा टाइप भी बता सकें। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया c के बाद कॉलन, और उसके बाद मैंने स्पेस देके int लिखा, फिर इक्वल साइन, फिर स्पेस, और उसके बाद एक वैल्यू लिख दी, और उसके बाद मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू यहाँ पर 45 या विदाउट डेसिमल पॉइंट की ही रहेगी। यहाँ पर ना तो मैं कोई कैरेक्टर, ना कोई स्ट्रिंग, ना ही कोई फ्लोट नंबर एंटर करवा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देनी होगी। बाकी जो डेफिनेशन var की है वो आप var के साथ भी लिख सकते हो, और चाहो तो let के साथ भी लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिखकर मैं अगर प्रोग्राम को चलाऊँ तो मैं इसे इस बेस पे भी चला सकता हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे फ्लोट डबल कैरेक्टर के साथ चलाऊँ तो भी मैं चला सकता हूँ। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो 45 ईजिली प्रिंट हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, एंड नाउ इट्स प्रिंट। अब मैं इसे कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम लिखने के बाद हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं। ओके जी, लेट्स सी। तो हमने जो कोड एक्स्ट्रा ऐड करवाया है, जो इंटीजर पार्ट था वो हमने ऐसे रहने दिया। डबल की वैल्यूज़ लिखी है कुछ डेसिमल पॉइंट के साथ, फ्लोट की कुछ वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट के साथ लिखी है, स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पर कैरेक्टर लिखा है और बूलियन लिखा है। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी वर्किंग देखनी है और चेंजेस देखनी है। सबसे पहले इंटीजर डबल के अंदर डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 डिजिट्स आ सकते हैं पॉइंट के बाद, लेकिन फ्लोट के अंदर ऑलमोस्ट 6 आते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है फ्लोट और डबल में। स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखा जाएगा, जबकि कैरेक्टर में एक इंडिविजुअल एक ही कैरेक्टर आ सकता है बट इन दी इन्वर्टेड कॉमा, एज डिसलाइक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर सिंगल कोटेशन पे वैल्यू लिखी जाती है। स्विफ्ट में इन्वर्टेड कॉमा में ही सिंगल कैरेक्टर लिखा जाएगा, वेयर एज बुलियन वैल्यूज लाइज इन बाइनरी फॉर्मेट ट्रू एंड फॉल्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बेस पे मैं प्रोग्राम रन करूँगा और उसके बाद हम आउटपुट पे इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। लेट्स सी। तो इट्स नाउ बिल्ड एंड हियर इट इज़। तो 12, 13 एंड 14 वेरिएबल डिक्लेरेशन है। 45 प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम इंटीजर वैल्यू में, 45 विद डेसिमल पॉइंट डबल, 45 विद डेसिमल पॉइंट विद फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड बूलियन वैल्यू। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने देखा कि हम वेरिएबल var और let के ज़रिए से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स की रिस्ट्रिक्शन के साथ वैल्यू को प्रिंट करवाते हुए देखा। इसके अलावा जब हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे होते हैं और अगर आप चाहते हो कि कॉन्कैटिनेशन के साथ कोई स्ट्रिंग भी आए तो उसके डिफरेंट मैथड हो सकते हैं। मैं एक को यहाँ पर करके दिखा दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से उसे प्रैक्टिकल करके इंप्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं 14 की वैल्यूज़ के साथ कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा दी वैल्यू ऑफ b इज कॉलन, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, जो कि कॉन्कैटिनेशन के साथ इस्तेमाल होगा। ऑल्दो ये कॉन्कैटिनेशन तो उन मानों में नहीं होगा जिन मानों में नॉर्मली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन सी में जिस तर्ज में हम इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रिंग के साथ एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं, वो हम यहाँ पर वैसे ही कर रहे हैं। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊँ तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे बिल्ड कर रहा है। सो हियर इट इज़, द वैल्यू ऑफ b इज़, और बिल्कुल इतने ही इक्वल साइन के साथ, स्पेस के साथ भी वो डिस्प्ले हो रहा है जो स्पेस हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने डीपली देखा कि हम एक वेरिएबल var और let के साथ कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन के साथ वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन के अंदर इन्हीं मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि यूज़र से वैल्यूज़ एज अ इनपुट लेने के लिए स्विफ्ट में हम किस लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको जानकारी मिले। अब मैं इसी कोड को आपको ऑनलाइन आईडी में भी डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों के पास इस वक्त एक्स कोड मौजूद नहीं है तो वो उसे डिस्प्ले करके उन आईडीज़ पे कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इसके लिए इस वक्त मैं ऑनलाइन आईडी पे मौजूद हूँ और वही कोड जो मेरे इस वक्त एक्स कोड में मौजूद था मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद बेस पर आप देखेंगे कि बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जो वहाँ पर मौजूद थी। और इसे प्रिंट करने के बाद, विच मीन पेस्ट करने के बाद मैंने रन किया, और रन करने के बेस पर हम देखेंगे कि हमारे आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जिस तरह से वहाँ मौजूद था। तो जिन लोगों के पास मौजूद नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेस विच मीन एक्स कोड का, वो ऑनलाइन एक्सेस पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।